प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम फाइनली एक और नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोग पिछले चैप्टर्स पढ़ के सेम चीज़ को बोर हो गए हो और अभी उसको रिफ्रेश करने का मन है, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता दूँ, हम शुरू कर रहे हैं वैसे आज बायोलॉजी, फिर फिजिक्स भी शुरू करेंगे। यही हम हमारा पैटर्न रखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था, ताकि एक ही स्ट्रीम पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते थोड़ा सा हम बोर ना हो। उसके अलावा एक छोटा सा और प्रॉमिस मैं ज़रूर आपसे करना चाहूँगा कि ये साल, ये 10th, आप ये जब बुक पढ़ोगे ना साइंस की, तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके होगे। जैसे जिस तरह से, जिस नज़रिए से हम इस बुक को पढ़ने वाले हैं, वैसा पढ़ने से। तो खैर उसका सबूत मैं आज थोड़ा सा आपको दूंगा ही। तो हमारे चैप्टर का नाम है यहाँ पर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर नंबर 6 है, एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसमें। क्लास 10th अपन पढ़ ही रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं लाइफ के बारे में। लाइफ देखो ना आप, एक बैक्टीरिया में लाइफ है, एक अगर हम कहें तो ये शेर है, ये हाथी है, ये मछलियां हैं, या हम हैं, या ये हमारा ह्यूमन हार्ट है, जैसे कि हम सब में लाइफ है। एक प्लांट अगर हम देख रहे हैं, कोई लीफ है, कोई एक फ्लावर है, तो उसमें भी लाइफ है ना। इतने सारे वेराइटीज़ के जानवर हैं हमारे आसपास में, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या उनके अलावा पैथोजेंस हैं, पैरासाइट्स हैं, कितना कुछ है, और उन सब में लाइफ है। और साथ ही साथ में ऐसी पता नहीं कितनी चीज़ें हैं जिनमें लाइफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, देखने को सन इतना बड़ा है, लेकिन हमारी आज तक की समझ ये कहती है कि जो सन है, सन स्टार पर अभी तक हमारे हिसाब से कोई लाइफ नहीं है। और ये पूरी दुनिया कितनी बड़ी है, पूरा गैलेक्सीज कितनी सारी हैं यूनिवर्स में। अब पता नहीं यूनिवर्स भी है कि मल्टावर्स है, बहुत सारे यूनिवर्स हैं, तो उनमें पता नहीं कहाँ कहाँ पर लाइफ है, कहाँ कहाँ पर लाइफ नहीं है। एक साइंटिस्ट अगर, एक जो एस्ट्रोनॉमी में वो लोग नया नया प्लैनेट्स ढूंढते हैं, तो नए प्लैनेट को ढूंढने के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि वो अर्थ के जैसा हो, तो हम उसको ढूंढेंगे। फिर हम फ्यूचर में वहां पर ह्यूमंस को भेजेंगे वहां पर भी रहने के लिए। सुनते होगे आप, मार्स पर हम लोग भेज रहे हैं, मार्स पर हम लोग लाइफ ढूंढ रहे हैं, मून पर हम लोग वाटर ढूंढ रहे हैं, लाइफ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सैटर्न पर ढूंढ रहे, कितना कुछ है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे हम तो इतने सारे डायमेंशंस में लाइफ को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम बायोलॉजी की नज़र से लाइफ को यहाँ पर शुरू करने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक डिबेट है, एक डिस्कशन है। आज तक अलग अलग जो रिलीजन्स हैं, या अलग अलग जो रिलीजियस सेक्ट्स हैं, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पिरिचुअल सेक्ट्स हैं, या जो अलग अलग हमारे वो हैं, जो होता है ना, साइंटिस्ट हैं, अलग अलग जैसे स्ट्रीम्स के साइंटिस्ट हैं, केमिस्ट्री के कुछ एक एक्सपर्ट्स हैं, कुछ बायोलॉजी के हैं, कुछ एक किसी और ब्रांच के हैं, उसमें भी अलग अलग ब्रांचेस हैं। तो इन सब के बीच में ये क्वेश्चन बना हुआ है कि लाइफ आखिर है क्या। लाइफ आई कहां से, आप और मैं कहां से आए। आप बोलो कह रहे सर हम तो पैदा हुए थे ना हॉस्पिटल में। अरे वैसे नहीं कह रहा मैं पूछ रहा हूं आपसे कि पहला ह्यूमन कहां से आया, पहली गाय कहां से आई। वो बोलते हैं ना कि पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई। समझ रहे हो, हालांकि पहले अंडा आया पहले मुर्गी आई, इसका आंसर है कि पहले मुर्गी आई होगी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पहली मुर्गी कहां से आई। समझ रहे हो आप इस बात को। तो लाइफ कहां से आई। तो इसीलिए फिर हमारे पास में और तरह की आइडियोलॉजीज होती हैं कि भगवान है, अल्लाह है, या गॉड हैं, उन्होंने जो है लाइफ बनाई। या साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं सेल से बने, वो भी हैं हमारे सिलेबस में थोड़ा बहुत, उसको भी हम समय आने पर डिस्कस करेंगे। लेकिन लाइफ इटसेल्फ इज अ इंटरेस्टिंग पोर्शन या पार्ट, ये क्वेश्चन है अपने आप में ही। तो लाइफ, चलो खैर अपन शुरू करते हैं अपन अपने टॉपिक से। तो साइंस में लाइफ प्रोसेसेस, तो चैप्टर शुरू करने से पहले जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, हम कुछ थोड़ा समझ लेते हैं, जान लेते हैं क्या। इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्या समझना हमारे लिए जरूरी है। हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स। हम जिंदा में और उसमें जिसमें लाइफ नहीं है, मतलब जो जिंदा नहीं है, इन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अंतर कैसे करते हैं। कैसे मतलब समझने की कोशिश करना। ये बोर्ड है, इसमें लाइफ नहीं है, मुझ में है, तो आप कैसे अंतर कर रहे हो। आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो आवाज आती है आपकी, अरे नहीं इसकी भी आवाज आती है, बोल लेगा ये भी,
वो स्पीकर का साउंड अगर अपन बढ़ा देंगे। तो ये क्वेश्चन है कि कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें चैप्टर शुरू करने से पहले। इस चैप्टर में भी हमें इसी तरह से शुरू करवाया गया है चैप्टर को बुक में, तो हम भी उसी को पैटर्न को फॉलो करेंगे। फिर आगे इसी में हम लिख रहे हैं फ्रॉम अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम अ साइंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कि एक साइंटिस्ट की नजर से हम, मतलब अब हम क्या साइंस पढ़ रहे हैं, अब हम डेली वाली बातें नहीं कर रहे। जैसे क्या बोले कि इन जनरल लोग ना सिंपल बात बोलते इंसान कौन होता है, बोलते 2 हाथ 2 पैर वाला इंसान। नहीं, अभी समझो यहाँ पे इंसान के 2 हाथ 2 पैर है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनके 2 हाथ 2 पैर है। वो नहीं होता क्या कैंगरू, वो भी मुक्के मारता है, 2 हाथ होते हैं 2 पैर होते हैं, वो इंसान नहीं है। तो हमें थोड़ा सा और ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होना पड़ता है, स्पेशलाइज्ड बात करनी पड़ती है कि ये उसमें ना इंसान में 2 आंखें भी होती हैं, बोल भी सकता है, उसका ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है, फिंगर्स हैं उसमें 4, 2 थम्स हैं हाथों में, सेम पैरों के साथ में है, स्किन का कलर ऐसा 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 पॉसिबल है। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होना पड़ता है। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर थोड़ा डिस्क्रिप्टिव होना है और बताना है कि क्या डिफरेंस है किसमें, लिविंग में और नॉन लिविंग में। तो देखो यहाँ पर पहले हम समझ रहे हैं देयर आर सम जनरल पैरामीटर्स। मतलब आप और मैं क्या सोचेंगे, आप और मेरे से पूछे, हमने नहीं पढ़ी कोई साइंस वाइंस, हम यूं मुंह उठा के आ गए क्लास में मान लो, ऐसा बुरा मत मानना, मान लो कि आपसे और मेरे से यूं ही पूछ लिया, हम साइंस वाइंस को कोई जानते ही नहीं, आपसे पूछ लिया कि भैया लिविंग कौन होता है, तो आप जनरल एक अपना ओपिनियन दोगे, कोई भी जो नॉर्मल देगा, साइंस वाइंस वाला तो बाद में देखेंगे ओपिनियन। तो जनरल ओपिनियन क्या होता है, विजिबल मूवमेंट्स, विजिबल मूवमेंट जिनको आप आंखों से देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई गाय है, वो आपको ध्यान है कहते हैं जुगाली करती है गाय। जुगाली मतलब, जुगाली को हम लोग कहते हैं रूमिनेशन, है ना। ये रूमिनेशन का ऐसा, गाय के मतलब क्या होता है, बॉडी में वो खा लेती है पहले, फिर बाद में कहीं बैठी होती है ना फ्री, तो वो खाया हुआ वापस थोड़ा मुंह तक लाती है, फिर उसको चबाती है और फिर वापस ले जाती है अंदर। तो ये जुगाली करना कहलाता है। या किसी बिल्ली का चलना, ये कैसे है, यहाँ जैसे मैं चल रहा हूँ अभी आपके सामने, मैं अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हूँ, एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा हूँ, तो ये क्या है, कुछ एक मूवमेंट्स हैं। और ये कैसे मूवमेंट्स हैं, दीज आर विजिबल मूवमेंट्स, इनको आप अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हो। तो इनको बेसिस पर हम क्या कह रहे हैं कि ये जनरल पैरामीटर्स हैं। देखना कैसे, जैसे मोबिलिटी ऑफ अ कैट, रनिंग ऑफ अ पर्सन, एक जैसे इंसान चल रहा है, मैं चल रहा हूँ, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स लाइक काउज, रूमिनेशन, एक गाय का मुंह हिल रहा है उसमें से जुगाली कर रही है, तो या मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे हाथ हिल रहे हैं, तो ये हाथों का हिलना। या मान लो कोई इंसान अगर सो रहा हो, तो क्या हम बोलेंगे कि वो अलाइव है, बोले हाँ बोलेंगे। क्यों, क्योंकि उसका अगर हम बारीकी से देखेंगे तो उसका जो ये स्टमक वाला रीजन है ये ऊपर और नीचे हो रहा होगा, लंग्स जो है ऐसे फूल रहे होंगे, छोटे हो रहे होंगे, नोज पे थोड़ा सा यहाँ पर मोशन होगा। क्यों, क्योंकि रेस्पिरेशन चल रहा है ना, तो ये रेस्पिरेशन के कारण भी हम कह रहे हैं कि वो अलाइव है। ऐसे जरूरी नहीं है कि वो चलता ही रहे हमेशा। और देखो चलना केवल वैसे इनफ भी नहीं है, क्यों, क्योंकि चल तो रोबोट भी रहा है, तो उसको आप अलाइव थोड़ी बोल देते हो, समझ रहे हो। आजकल तो कुत्ते जैसे भी रोबोट आ जाते हैं कि एकदम कुत्ते जैसा भाग करके दिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि उसमें लाइफ है। तो ये समझो यहाँ पर ये जो मूवमेंट्स हैं रेस्पिरेशन के वक्त, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कुछ एक बेसिस के, जो हमें ये बताते हैं कि हम डिफरेंशिएट कर सके लिविंग ऑर्गेनिज्म में और उन चीजों में जो लिविंग नहीं है, जो नॉन लिविंग है। ये क्लियर हुई आपको बात कि दीज आर सम विजिबल मूवमेंट्स व्हिच हेल्प अस टू अंडरस्टैंड और टू डिफरेंशिएट व्हाट इज लिविंग, व्हाट हैज लाइफ एंड व्हाट डजंट, किसमें है लाइफ और किसमें नहीं है, ये हमें बताते हैं। क्लियर हुई ये वाली बात। अब समझना आगे बढ़ते हैं। लेकिन ये तो था हमारा पर्सपेक्टिव। तो हम यहां कह रहे हैं देखो कि बट द अबव पैरामीटर्स आर नॉट इनफ फॉर आवर क्लासिफिकेशन, की ये जो पैरामीटर्स है ना, ये फिर भी साइंटिफिकली हमारे क्लासिफिकेशन के लिए इनफ नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। क्यों, जैसा मैंने आपको बोला, रोबोट को थोड़ी आप जिंदा बोल दोगे, इनफ नहीं है ना। मूवमेंट ओनली इज नॉट इनफ। क्यों इनफ नहीं है समझना, और क्यों इनफ नहीं है। एक पेड़ है आपके सामने, एक प्लांट है। अब प्लांट तो जिंदा होता है, आपको पता है, अपन पढ़ रहे हैं बचपन से, 6-7 स्टैंडर्ड से पढ़ा रहे हैं, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें रिएक्शन चलती रहती हैं, ग्लूकोज बनता है, ये होता है वो होता है, वो अभी भी पढ़ना है अपने को। तो वो उस प्लांट को अगर हम देखें तो वो तो नहीं चल रहा, उसमें तो कोई बॉडी मूवमेंट नहीं दिख रहा अपने को, समझ रहे हो इस बात को। तो ये तो फिर अधूरे हो गया। या फिर जो ऑर्गेनिजम्स आपको आंख से दिख ही नहीं रहे, फिर उनका क्या, बैक्टीरिया हो गए, फंगी हो गए, छोटे छोटे फंगल इन्फेक्शंस होते हैं जो, या वायरस का है, वायरस का तो समझ में ही नहीं आता। वायरस तो पता है वो आधा मरा आधा जिंदा होता है। अच्छा कैसे समझना, वायरस जब किसी लिविंग होस्ट के बाहर होता है तो वो मरा हुआ होता है, मतलब बाहर घूम रहा है तो मरा हुआ है।
लेकिन जैसे ही किसी जिंदा के अंदर चला जाता है, किसी लिविंग बीइंग के अंदर चला जाता है, तो वो जिंदा हो जाता है। तो वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक दीवार है, उस दीवार पे बैठा हुआ है। हमें समझ नहीं आता कि वायरस का करे कहाँ डालें, इसको लिविंग में रखें परमानेंटली कि नॉन लिविंग में रखें, नहीं रख पाते हैं। लेकिन बाकी तो काफी सारी चीजें हैं लिविंग, जैसे बैक्टीरिया हैं छोटे छोटे, वो तो फिर नहीं पता अपने को, उनको तो फिर अपन ऐसे तो क्लासिफाई कर ही नहीं पाएंगे विजिबल मूवमेंट्स के बेसिस पर। तो साइंटिफिक पैरामीटर्स क्या है हमारे पास में, साइंस की नजर में कौन अलाइव है, साइंटिस्ट लोग क्या बोलते हैं? तो देखो साइंटिस्ट लोग बोलते हैं भैया इनविजिबल मूवमेंट, जो आंखों से नहीं दिखते अपने को, इतने छोटे छोटे होते हैं, इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब सच में इनविजिबल नहीं, इनविजिबल का मतलब बहुत छोटे हैं, इसलिए हम उनको इनविजिबल बोल रहे हैं। अच्छा कैसे? फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एटसेट्रा। समझना क्या, मैं खाना खा के आया हूँ अभी मेरे स्टमक में यहाँ पर रोटी पड़ी है, भिंडी आलू की सब्जी पड़ी है, और वो बैंगन की सब्जी भी दी थी मम्मी ने, और दही भी है, नमकीन भी है। तो मेरे यहाँ पर वो डाइजेस्ट हो रहा है। HCl एसिड जो है उस पर जाकर के अटैक किया है, पेप्सिन एंजाइम आया है, मतलब अटैक पेप्सिन एंजाइम ने किया है, तोड़ने फोड़ने का काम, और भी एंजाइम्स उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सब चीजें आपको दिख रही हैं? नहीं दिख रही। ये मत सोचना कि टी शर्ट ऐसा नहीं दिखेगी, टी शर्ट अगर ऊपर भी कर देंगे तो भी नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि दीज आर वेरी ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जो नेकेड आईज से हमें विजिबल नहीं है। हालांकि हो सकता है कि अगर आंख से देखें अंदर स्टमक के तो दिखें, लेकिन जैसे और समझो आप इस बात को कि ना ये फिर क्या ग्लूकोज बन जाएगा, मान लो जो हमने खाना खाया है, फिर वो ग्लूकोज है ना वो बॉडी के एक एक सेल में चला जाएगा, तो उस सेल में वो ग्लूकोज आ रहा है, फिर ऑक्सीजन से वो रिएक्शन करेगा, तो ये बहुत छोटे लेवल पर हो रही है रिएक्शन, ये नहीं दिखेगी आंख से अपने को। समझ रहे हो आप इस बात को? तो जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, यहाँ पर अपन ने लिखा है, तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या, ऑक्सीजन जो जाती है अंदर वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को जाके तोड़े एक एक सेल में। एक सेल कितना छोटा होता है, तो वहां नहीं दिखेगी वो आंख से। तो इसलिए ऐसे हमने पैरामीटर्स को क्या बोला है, साइंटिफिक पैरामीटर्स, या ऐसे जो हमारे पास में मूवमेंट्स हैं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इन अ सेल आर द साइंटिफिक पैरामीटर्स फ्रॉम विच अ साइंटिस्ट डिस्कवर्स दैट एनी ऑब्जेक्ट इज अलाइव और नॉट, कुछ भी अलाइव है कि नहीं है, इनसे एक साइंटिस्ट पता करते हैं। तो अब इसमें अगर हम इसको ध्यान से देखें तो पेड़ भी फिर तो हमारे लिए अलाइव हो गया। क्यों? क्योंकि उस पेड़ में भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ये सारी जो चीजें हैं ट्रांसफर कर रही हैं, ट्रेवल कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। फोटोसिंथेसिस जब हो रहा है तो उसमें एनर्जी बन रही है, ग्लूकोज बन रहा है। तो ये सब माइक्रो लेवल पर हो रहा है, बहुत छोटे लेवल पर। और सिमिलरली अगर हम बैक्टीरियाज में भी देखें तो बैक्टीरियाज भी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें भी ऑक्सीजन है या कुछ और है, तो ये वहां पर भी हो रहा है। इसलिए हमने बोल दिया कि अच्छा हाँ, ये वाले फिर बढ़िया तरीका है कैटेगराइज करने का। तो दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। इनको मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स कहते हैं हम लोग। क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये बहुत छोटे लेवल पर होते हैं, मॉलिक्यूल्स के लेवल पर होते हैं। मॉलिक्यूल समझते हो आप, बहुत छोटा, जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, बहुत छोटा होता है, या ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है हमारे पास में, तो वो बहुत छोटे लेवल पर हो रहे हैं। इसीलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। मतलब अगर अभी तक की पूरी बात को मैं एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करूं तो द आंसर इज द वे टू कैटेगराइज और डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग इज क्या, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। If you can observe molecular movements in any organism, then we can say it is alive or that object is alive. और अगर नहीं है molecular movement तो वो object alive नहीं है। क्लियर हो गई आपको वाली बात? आगे देखते हैं फिर हम लोग। तो लाइफ प्रोसेसेस। अब फाइनली हम छोटा सा एक बुक में जो डिस्क्रिप्शन था उसको समझ करके मेन टॉपिक पर आए हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नहीं पूछा जाता। लाइफ प्रोसेसेस क्या है, डेफिनेशन तो आनी चाहिए। हालांकि एग्जाम में ये भी मुश्किल है कि हमसे डेफिनेशन पूछी जाए, लेकिन क्या है देखो, दोज बेसिक एक्शंस एंड फंक्शंस ऑफ लिविंग बीइंग्स विच आर एसेंशियल फॉर देयर सर्वाइवल और मेंटेनेंस। मतलब लिविंग बीइंग्स में हर वक्त क्या होता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, मेंटेनेंस चलता रहता है, नए सेल्स बन रहे होते हैं, पुराने डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं तो उनको डाइजेस्ट किया जा रहा होता है, ग्रोथ का प्रोसेस चालू रहता है। अगर कहीं पर चोट लग जाती है तो वहाँ मेंटेनेंस रहता है, या अगर भूख लगती है तो कुछ खाना खाना होता है, फिर उसको डाइजेस्ट करना होता है, फिर कुछ वेस्ट बनता है तो उसको शरीर से बाहर, समझ रहे हो आप, ये लाइक गोज ऑन, सो फोर्थ एंड सो ऑन।
तो क्या कह रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये वो बेसिक एक्शंस हैं, वो बेसिक फंक्शंस हैं जो किसके लिए जरूरी हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए। लगभग देखें तो बात सेम है, सर्वाइवल या मेंटेनेंस। मेंटेनेंस हो रहा है कंटिन्यूअसली तभी वो सर्वाइव कर रहा है, या उसके सर्वाइवल के लिए जरूरी है, हमने ऐसा कह दिया। तो ये एक डेफिनेशन हम याद कर सकते हैं, और इन्हीं को इसीलिए हम लोग मेंटेनेंस प्रोसेसेस भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को इसीलिए हम लोग मेंटेनेंस प्रोसेस करते हैं। जैसे कार नई खरीद के ले आते हैं, फिर स्क्रू ड्राइवर से उनका मेंटेनेंस करते रहना पड़ता है, कभी टायर पंचर हो जाता है, कभी इंजन बंद हो जाता है, कभी कुछ समस्या आती है। तो वैसे ही एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ में हम भी देखते हैं, हम भी चलते चलते कभी पेट में दर्द हो जाता है, कभी सर में दर्द हो जाता है, कभी दवाई भी खानी पड़ती है। तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, मेंटेनेंस प्रोसेसेस कहते हैं। और इनमें मान लो किसी प्रोसेस में गड़बड़ आ जाए तो फिर तो डॉक्टर के मेंटेनेंस की जरूरत पड़ जाती है हमें। देखो चलो अब यहाँ पर आगे, तो अब क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि अभी हम चलो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन से प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। या अगर हमसे ऐसे मोटे मोटे रूप में पूछा जाए कि आप बता दो भाई कितने प्रोसेसेस हैं जो लाइफ के लिए जरूरी हैं ही हैं, जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता, तो हमने कहा बता देते हैं, देखो, और उनको याद करने की ट्रिक भी बता देते हैं आपको। तो आंसर क्या है हमारे पास में, ये आंटी क्या कर रही है यहाँ पे, यही सोच रहे होगे। तो देखो ये आंटी बताएंगे हमको कि कौन से प्रोसेसेस लाइफ के लिए जरूरी हैं। अच्छा, इनका नाम बताएगा हमको, इनका नाम क्या है, मिसेस नर्ग, NERG, नरक नहीं है, नर्ग है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि देयर आर 7 सच प्रोसेसेस, सच लाइफ प्रोसेसेस जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जिनको हमें पढ़ना भी है। तो देखो कौन से हैं। M से अगर हम देखें तो हम कह रहे हैं मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट में अगर मैं बात करूं तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलेशन के बारे में। हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो ये इट्स काइंड ऑफ मूवमेंट। तो ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चैप्टर में। वैसे इन जनरल मूवमेंट जो है, आप बड़ी क्लासेस में अगर आप डॉक्टर बनते हो, बायोलॉजी कंटिन्यू करते हो, तो आप पढ़ोगे कि मसल्स का मूवमेंट कैसे होता है ना, बोन जॉइंट्स कैसे काम करते हैं, ये कितने तरह के मसल्स होते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल, टांगे चल कैसे रहे, हम लोग दौड़ कैसे रहे, वो सब बात की बात है। तो एक मूवमेंट, M से मूवमेंट। अच्छा, R से, R स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्शन, R स्टैंड्स फॉर रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, वो लाइफ प्रोसेस जिसके कारण हम पूरी ह्यूमैनिटी या पूरे जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा हैं। मतलब हम तो मर जाएंगे, फिर आने वाली जनरेशंस जो हैं वो जिंदा रहेंगी। समझ रहे हो आप इस बात को, वेरी सिंपल। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए हमारे पास में पूरा का पूरा एक चैप्टर है सेपरेट, जो कि है चैप्टर नंबर 8। ये मूवमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो सर्कुलेटरी मूवमेंट मैंने बताया आपको ह्यूमन हार्ट के बारे में, वो चैप्टर 6 में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद S से हमारे पास में क्या है, सेंसिटिविटी। वो कहते हैं ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, सेंसोडाइन टूथपेस्ट लगाइए, या ये वाला लगाइए या वो वाला लगाइए। तो सेंसिटिविटी मतलब झंझनाहट होती है, या मतलब सेंसिटिविटी इन जनरल मतलब क्या है कि टच किया किसी ने, हमें सेंस हो गया, कैसे हुआ, फिर ये बॉडी कैसे काम कर रही है, मतलब। तो ये फिर ब्रेन से रिलेटेड है पूरा का पूरा, ब्रेन से, या हमारे पास में स्पाइनल कॉर्ड है यहाँ पर, उससे रिलेटेड टॉपिक है। इसको हम लोग 7th चैप्टर में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि किस तरह से कोऑर्डिनेट करिए, दोनों हाथ मेरे साथ में काम कर रहे हैं। मान लो कल को ये वाला हाथ बोले कि मैं इस हाथ से नाराज हूँ और मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये कोऑर्डिनेशन कैसे है, 7th चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर है न्यूट्रिशन, कि हम खाना वाना खा रहे हैं मस्त बढ़िया से एकदम, तो ये भी हम 6th चैप्टर में ही पढ़ने वाले हैं। खाना खा रहे हैं, न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्या है, डाइजेशन किस तरह से हो रहा है, असिमिलेशन कैसे हो रहा है, एनर्जी कैसे मिल रही है उससे, तो ये हमें पढ़ना है। फिर देखो इन प्रोसेसेस में क्या है हमारे पास में, N के बाद में है E वापस से, तो E स्टैंड्स फॉर एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में क्या होता है, एनर्जी बनाने के लिए जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होता है, तो कुछ
फालतू का वेस्ट भी बन जाता है, कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बन जाते हैं जो हमारे काम के नहीं होते। अब उन वेस्ट को हमें बाहर निकालना होता है बॉडी से। तो उस वेस्ट को हम बाहर कैसे निकालते हैं बॉडी से? उसके लिए एक प्रोसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन भी हमें 6th चैप्टर में ही पढ़ना है। 6th चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए कोई बात नहीं, हम अच्छे से पढ़ेंगे उसको, क्योंकि हमारी शरीर की बात हो रही है ना। एक्सक्रीशन, फिर है हमारे पास में आर से रेस्पिरेशन। आर दो है, देखना, एक रिप्रोडक्शन था यहाँ पे, एक आर और है जिसका मतलब है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का हो सकता है अब तक आप लोग मतलब ये समझते हो कि सांस लेना और सांस छोड़ना, लेकिन रेस्पिरेशन का केवल मतलब ये नहीं होता है। हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको, हालांकि ये इसका एक पास्ट है, इसको पार्ट है जिसको हम लोग ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ऐसा। और फिर है लास्ट में जी। जी स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स में अगर हमें सच में अगर ऑब्जर्व करना हो मोशन, तो वो ग्रोथ रिलेटेड मोशन होता है। तो प्लांट्स ग्रो करते हैं, अगर एक महीना उस किसी प्लांट को देखेंगे तो हमें ग्रोथ उसमें जो है दिखाई देती है। तो ग्रोथ हम में भी होती है, हम बचपन से बड़े हुए हैं। तो ग्रोथ एज सच कुछ रिलेटेड हमारे बुक में हमें नहीं दे रहा कि ग्रोथ कैसे या क्या, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिलेटेड चीज़ें हम इससे पढ़ेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे कि ना कोई बच्चा कैसे पैदा हो रहा है ना, तो वहाँ हम लोग इसको देखेंगे, समझेंगे, और बेसिक आइडिया इनसे रिलेटेड अपन लेंगे। तो चलो खैर, आई होप मिसेस नर्ग आपको याद रखने में हेल्प करेंगी कि 7 such life processes are there which are essential for any living being to be alive, है ना, to stay alive, जिंदा रहने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो उसके बाद देखते हैं अपन। तो कुछ एक बेसिक्स हैं, बुक में दे रखे हैं, हमें समझने हैं। बुक कह रही है आप समझ गए लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है? बोला हाँ समझ गए। तो अब क्या है कि लाइफ प्रोसेसेस को एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे समझना, हमारा हार्ट है, हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी जो हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी में, तो सर्कुलेशन हो रहा है। लेकिन उस सर्कुलेशन को करने के लिए, हार्ट को खुद को पंप करने के लिए एनर्जी चाहिए। सेंसिटिविटी सेंस कर रहे हैं, दिमाग कर रहा है, किसका काम है? दिमाग का। तो ये सेंस करने का काम दिमाग का है, तो दिमाग को इस काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए। क्लियर हो रही है? एक्सक्रीशन का काम मान लो हमारी बॉडी में किसका है? किडनी का है, चलो मान लो। और भी हैं खैर एक्सक्रीशन के लिए हमारे पास में, स्वेट ग्लैंड्स वगैरह होती है, लेकिन अभी किडनी मान लो। तो किडनी से मान लो जैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, टॉयलेट बन रहा है, तो यूरिन बन रहा है, तो किडनी को तो एनर्जी चाहिए ना टॉयलेट बनाने के लिए। तो कहने का मतलब है कि जो भी लाइफ प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में, उनसे रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं वेरियस, उनको भी क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। क्लियर? उनको एनर्जी चाहिए होती है। तो एनर्जी कहां से आएगी? एनर्जी कहां से आएगी? एन एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, दैट इज फूड। एक बाहर से एनर्जी लेते हैं हम सब, किसी न किसी फॉर्म में हम कुछ खाते हैं सब जने, कोई भी एनिमल हो या कुछ भी हो। प्लांट्स भी हैं तो प्लांट्स भी पानी ले लेते हैं जमीन से, सनलाइट ले लेते हैं बाहर से, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, और पानी में थोड़े बहुत मिनरल्स भी होते हैं। या आपने पढ़ा होगा ना, मन्योर होता है, या हम लोग उसमें फर्टिलाइजर्स डालते हैं जिनमें अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं। तो ये एक तरह से प्लांट के लिए खाना ही तो है, और हमारे लिए खाना कुछ और होता है, उनके लिए खाना कुछ और होता है। किसी जानवर के लिए खाना कुछ और है, हमारे लिए खाना कुछ और है। तो हमें वो एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से आएगी। क्लियर हुई ये बात? अच्छा ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो दरअसल कैसे ले रहे हैं हम लोग? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में इनटेक देना, जैसे कि फूड हो गया, वाटर हो गया, ताकि जो है हम खुद को सस्टेन कर सके। खैर हम इन सब की डिटेल्ड डेफिनेशंस में चलेंगे, अभी मैं केवल आपको एक आइडिया दे रहा हूं, ठीक है? खुद को सस्टेन करने के लिए अगर हम कुछ कंज्यूम कर रहे हैं तो वो प्रोसेस है न्यूट्रिशन, यूं समझ लो आप। तो न्यूट्रिशन में क्या है हमारे पास में? डाइजेशन। डाइजेशन एक न्यूट्रिशन का पार्ट है। समझना कैसे? हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है? फूड से। हमने फूड उठाया, खा लिया, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? वो जो फूड है ना, वो मतलब समझो ग्लूकोज नहीं है डायरेक्ट, हमें एनर्जी चाहिए बॉडी में। बोलते हैं ना एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। हमने तो रोटी खाई है, रोटी में तो कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, बड़े बड़े शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको ग्लूकोज तक बदलना पड़ेगा ना, तोड़ना पड़ेगा, उसको छोटा बनाना पड़ेगा एकदम, और वो वाटर में डिसॉल्व हो जाए बॉडी में, और फिर वो एक एक सेल के पास में चला जाए। तो कहने का मतलब आप कुछ भी खाओ, आप पिज्जा खाओ, आप बर्गर खाओ, आप पानी बताशे खा के आ जाओ, आप कोल्ड ड्रिंक पी लो, आप कुछ भी कर लो, तो उसमें से जो भी अलग अलग
कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ने का काम होता है हमारी बॉडी में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। फिर वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स में जाते हैं, तो उससे फिर हमको बाद में एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी के लिए हमने फूड खाया। अब फूड को तोड़ने के लिए कौन सा प्रोसेस है हमारी बॉडी में? डाइजेशन का। डाइजेशन इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर वंस। और ये डाइजेशन खुद किसका पार्ट होता है? न्यूट्रिशन का। ये अपन पढ़ने वाले हैं आगे। अभी मान लो वो छोटा छोटा सिंपल में पार्टिकल्स में बन गया, तो फिर वो पहुंच गया सेल के पास में। अब उससे एनर्जी निकालनी है फिर। समझ रहे हो? कॉम्प्लेक्स है, लेकिन चैप्टर एंड होते होते सब क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। ये एक बेसिक आइडिया। तो फिर न्यूट्रिशन से रेस्पिरेशन पर आ गए अपन, कि वो जो फूड हमने खाया उसमें से एनर्जी रिलीज करने का जो प्रोसेस है ना, वही क्या है? रेस्पिरेशन है। ऑक्सीजन गई अंदर, उस वो जो छोटा मॉलिक्यूल है किसी भी सेल में, उसको रिएक्शन हुई दोनों की, ग्लूकोज की और ऑक्सीजन की, एनर्जी मिल गई हमें। क्लियर बात है? फिर क्या होता है कि इस दरमियान ये पूरा जो चल रहा है साइकिल, इसके होते 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 क्या होता है? कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बन जाते हैं, केमिकल्स बन जाते हैं हमारी बॉडी में जिनकी हमें जरूरत नहीं होती है। क्लियर हुई वाली बात आपको? तो उसको हम लोग कह रहे हैं क्या? एक्सक्रीशन। वो प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। जिससे हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट्स। उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर भी हमें निकालना पड़ता है। तो ये एक बेसिक आइडिया है जो आपको यहां पर अपन ने दिया है कि कैसे हमारी बॉडी में हर एक चीज की जरूरत है। सबसे पहले एनर्जी की बात पड़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वाले टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो अब देखो, कुछ एक क्वेश्चंस दे रखे हैं बुक में, पेज नंबर 95 पर हैं क्वेश्चंस, यहाँ लिख दिया है। तो आप सोचोगे कि सर 2 से शुरू कर रहे हो आप। हाँ, हम जानबूझ के कर रहे हैं। अभी देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट? तो DIY, डू इट योरसेल्फ, आपको अपने आप से करना है। ये वाला अपन पढ़ चुके हैं इसको, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है हमें, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म? कि किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर से क्या क्या लेता है। वेरी सिंपल, सबसे पहला चाहिए फूड, खाना एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, गाय के लिए खाना घास है, शेर के लिए मांस है, और हमारे लिए रोटी सब्जी है ना। तो ये फूड चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए उसके ब्रेकडाउन के लिए। अभी पढ़ा था अपन ने रेस्पिरेशन में, ब्रेकडाउन ऑफ फूड। और ये किन के काम आता है? एयरोबिक ऑर्गेनिजम्स के। ये एयरोबिक ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? एयरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है आगे आएगा चैप्टर में। अभी बस आप ये ध्यान रखो, ऑक्सीजन चाहिए होती। फिर क्या है? पानी चाहिए उसके प्रॉपर डाइजेशन के लिए। कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, ये बहुत एसेंशियल चीजें हैं, इनके बिना उसका काम नहीं ही चल सकता, ये आप मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो किसी न किसी फॉर्म में इनटेक करते हैं, पानी हो, फूड हो, कोई गैस हो, कोई दूसरी, ये है। इसके बाद हम क्या कह रहे हैं? फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसिडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ? ये भी क्या है? DIY, अपने आप से आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया है और याद भी होगा वो आंटी का नाम, तो उससे आप लिख सकते हो कि कौन से प्रोसेसेस हैं। फिर उसके बाद में है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ इट्स अ बिट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो इसको थोड़ा बाद में लिया है, समझो। व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट? तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि डिफ्यूजन क्या है। 9th स्टैंडर्ड में हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़े हैं। डिफ्यूजन क्या होता है? गैसेस में होता है, लिक्विड्स में होता है। कैसे होता है? जैसे मान लो कि 2 गैसेस हैं, या जैसे मान लो इस रूम में AC चल रहा है, बहुत ठंडा हो रहा है रूम, और बाहर तो इतना नहीं है ठंडा। अब अगर गेट खुलता है तो क्या होगा? इस रूम की जो ठंडी हवा है वो अपने आप बाहर चली जाएगी इस रूम से, अपने आप, और वो दूसरी हवा में जाके मिक्स हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन का मतलब क्या है? एक तरह से घुलना, अपने आप घुलना, अपने आप मिलना। अच्छा, कैसे समझो इस बात को? डेफिनेशन क्या देते हैं हम लोग कि अगर कोई भी हमारे पास में गैस है या कोई ऐसा लिक्विड है, वो अपने आप से क्या हो? डिसॉल्व हो, घुले, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि डिफ्यूजन किसकी बात कर रहे हैं? Why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like humans? यहां समझने की कोशिश करना कि डिफ्यूजन की क्यों इनसफिशिएंट है किसी कॉम्प्लेक्स मल्टीसेल्युलर ह्यूमंस में, क्या करने के लिए? ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए। ये क्वेश्चन का
बेस क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। जैसे मान लो एक छोटा सा हमारे पास में ऑर्गेनिज्म है, मान लो ये अमीबा है, मान लो इसको भी रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। अब इसके पास नाक नहीं है, ना ही इसके पास लंग्स हैं, ना ही कोई और ऐसे ऑर्गन्स हैं स्पेसिफिक। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन को सीधे ही बाहर के एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी में ले लेता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन को टेक्निकल टर्म्स में अगर हम देखें तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी गैस का या लिक्विड का जो है डिसॉल्व होना, वैसे गैस का कह लो, गैस का कहते हैं भी, किसी गैस का अपने आप से मूव करना हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। अपने आप अगर हो ये मूवमेंट तो ये ऑक्सीजन मान लो अपने आप अंदर ले ली इसने और रेस्पिरेशन किया इस ऑर्गेनिज्म ने और कार्बन डाइऑक्साइड बनाई अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसको फिर क्या हुआ कि ये बाहर अपने आप से निकाल दिया। वो भी कैसे हुआ, डिफ्यूजन से हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये प्रोसेस क्या है, डिफ्यूजन, अमीबा का काम चल रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये हमारी बॉडी में क्यों नहीं हो सकता, हम डिफ्यूजन से काम क्यों नहीं चला सकते। हम ऐसे ले हो ना कि यहाँ सीधा ऑक्सीजन हाथ ले ले हुए अपनी, ये भी ले ले हुए, सीधा दिल यहाँ पे ले ले हुए ऑक्सीजन, ये टांगे अपने आप ले ले हुए ऑक्सीजन, ऐसा होना चाहिए ना, ऐसा क्यों नहीं होता, ये क्वेश्चन है। तो द आंसर इज वेरी सिंपल कि इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऑल द सेल्स मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी में अगर एक 70 kg का इंसान है ना, तो देर आर अराउंड 67 पॉइंट समथिंग, मैं 2 लिख रहा हूं, ट्रिलियन सेल्स। अब ये ट्रिलियन क्या है खुद ढूंढ लेना। एक 70 मतलब मैं लगभग 70 kg का हूं तो मेरी बॉडी में लगभग इतने सेल्स हैं। ट्रिलियन, करोड़ वरोड़ तो छोटा नंबर होता है, इसके सामने बहुत बड़ा नंबर है। तो ये इसमें से पता नहीं कितने सेल्स, पॉसिबिलिटी है कि 80% से भी ज्यादा जो सेल्स है वो सराउंडिंग्स के कांटेक्ट में ही नहीं है, डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में ही नहीं है। आई बात समझ में आपको ये वाली, वो डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं है सराउंडिंग्स के, तो उनको कैसे मिलेगी ऑक्सीजन। चलो मान लो कि ऊपर वाला तो हाथ ले लेगा ऑक्सीजन, यहाँ पे अंदर हड्डी कैसे लेगी, अंदर जो मसल्स हैं वो उसमें कैसे जाएगी ऑक्सीजन, तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स द बॉडी इज कवर्ड बाय डेड सेल्स। ये जो ऊपर हमारे चमड़ी है ना, ये डेड सेल्स की होती है। तो ये बाल भी हैं हमारे, डेड सेल्स होते हैं, पता है आपको। तो ये जो डेड सेल्स हैं बहुत सारे स्किन के, तो डेड सेल्स तो वो करवा भी नहीं पाएंगे ना क्या, डिफ्यूजन। डेड सेल्स में से कैसे होगा, लिविंग होगा तो ही तो वो आगे मतलब खुद भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा ऑक्सीजन लेने में, ऑक्सीजन देने में या बाकी काम करने में, तो वो तो है ही नहीं। और रीजन क्या है, एयर कंटेनिंग इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर एब्सेंट, देयरफॉर क्विक डिफ्यूजन कैन नॉट कर, समझने की कोशिश करना, नालियां नहीं है। इसका मतलब मैं ऐसे बताता हूं कि नालियां नहीं है हमारी बॉडी में। नाली का मतलब है ये छेद कर दो उधर, ऐसे ड्रिल लेके बहुत सारे छेद, नालियां बना दो पूरी बॉडी में। अच्छा फिर उससे क्या होगा, जैसे मान लो ये अंदर हार्ट है, हार्ट कह रहा है कि ठीक है चलो मैं मान रहा हूँ, आप मेरे को डायरेक्ट ऑक्सीजन दे दो, डिफ्यूजन से मैं ले लूँगा सीधा ही, आप मेरे को ऑक्सीजन दे दो, तो जाएगी कैसे, हार्ट तो अंदर है, तो स्पेसेस नहीं है जिनमें हवा हो उसके पास में। मतलब यहाँ एक नाली बना दो, उस नाली में ऑक्सीजन आर पार हो सकती है, फिर तो यहाँ से आ जा सकती है, और दिल पास में ही रहेगा, फिर तो वो हार्ट क्या करेगा, दिल ले लेगा ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा अपने हिसाब से। ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि नालियां नहीं है। नालियां मतलब क्या, इंटर सेल्यूलर हमारे पास में स्पेसेस नहीं है जिनमें क्या है, हमारे पास में इंटरसेल्युलर स्पेसेस विच आर एब्सेंट, एयर नहीं है उनमें। अगर वो होती हर जगह हर जगह हर जगह, मतलब हर ऑर्गन अगर आपका डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, तो हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन के लिए फिर भी एक बार सोच सकते हैं, लेकिन यहां तो वो केस ही नहीं है, तो ड्रिल करना पड़ेगा पूरी बॉडी में, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल नहीं है ना, वो ऑर्गन्स फिर डैमेज ही हो जाएंगे फिर इतने में। तो इससे अच्छा जो है अपना स्ट्रक्चर वो बढ़िया है। और दूसरी बात क्या है कि सेल टू सेल डिफ्यूजन जो है ना वो बहुत स्लो है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो इस रूम में बहुत ठंडी हवा है, इसी की बहुत ठंडी है, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, एकदम धुएं निकल रहे हैं नाक में से, इतना बर्फ हो रहा है एकदम माहौल। ये गेट जैसे ही खुलेगा तो क्या होगा, ये गैस बाहर जाएगी। अब मान लो एक कमरे के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथा, ऐसे 100 कमरे हैं और सब में एक एक ऐसा गेट लगा हुआ है। अब मान लो यहाँ से ऑक्सीजन आ गई सारी की सारी, ये जो गैस है वो सारी की सारी यहाँ ठंडी है एकदम,
जैसे गेट खुलेगा ये गैस एकदम से बाहर निकलेगी, तो काफ़ी सारी गैस पास वाले कमरे में जाएगी, वहाँ रुक जाएगी, फिर उसमें से थोड़ी सी और आगे जाएगी, फिर उसमें से काफ़ी वहीं रुक जाएगी, फिर उसमें से थोड़ी और आगे अगले कमरे में जाएगी, फिर थोड़ी और अगले कमरे में जाएगी। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, यहाँ से 100 नंबर वाले कमरे पर उस गैस को पहुँचने में कितना टाइम लग जाएगा, और पता नहीं कितनी सी पहुँचेगी भी कि नहीं पहुँचेगी, पता ही नहीं अपने को। तो जो डिफ्यूजन है ना, सेल टू सेल डिफ्यूजन, एक सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में ऑक्सीजन जाए, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। कहने का मतलब क्या है कि मान लो क्या हो, ऑक्सीजन ली, लंग्स में आ गई ऑक्सीजन, अब यहाँ से क्या हो रहा है, इस सेल ने ऑक्सीजन ली, खुद का काम कर लिया, जितनी काम में आई, बाकी ऑक्सीजन को आगे भेज दिया अगले सेल में, फिर उसने अपना काम कर लिया, बाकी ऑक्सीजन को अगले सेल में भेज दिया, फिर उसने अगले में भेज दिया, फिर जो बची उसने अगले में, ऐसे ऐसे करके 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 पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जा रही है। तो ये कहलाता है सेल टू सेल ऑक्सीजन डिफ्यूजन, और ये बहुत स्लो प्रोसेस है। अच्छा, कितना स्लो प्रोसेस है यहाँ देखो, पासेज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टोज, लंग्स से टोज तक ऑक्सीजन अगर जाए सेल टू सेल डिफ्यूजन से, तो इसमें 3 साल लग जाएंगे। मतलब लंग्स से ये टोज जो है, मेरा जो पैर है यहाँ पर, ऑक्सीजन जाने में लगभग कितना टाइम लग जाएगा, 3 इयर्स, एक सांस वहां पहुंचाने में। तो इसीलिए हमारी बॉडी में सेल टू सेल डिफ्यूजन या जो डिफ्यूजन है वो इनसफिशिएंट है हमारी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को मिलने के लिए। तो सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट आवर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स, ऐसा हमने लिख करके खत्म कर दिया। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसीलिए हमारी बॉडी में क्या है, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं, पानी है, ब्लड है, उस ऑक्सीजन को हर जगह तक ले जाने के लिए, जिसके बारे में आगे हम और पढ़ने वाले हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन, जिसको हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो कैसा लगा है आपको ज़रूर से बताया कीजिए, हमें लिख करके बताया कीजिए, कमेंट कर सकते हैं आप लोग, है ना, और भी रीच कर सकते हैं हम तक। तो मिलते हैं हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और इन सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहिए। चलिए बाय बाय।